एग्जाम्पल्स बच्चों। सो हमने लास्ट क्लास में जो सेक्शन 11 से रिलेटेड है, सेक्शन 11 ने कुछ गुड्स, कुछ सर्विसेज को एग्जाम्प्ट किए हुए हैं, तो हम वो लिस्ट पढ़ रहे हैं, हम्म। राइट। सेक्शन 11 जी। में गुड्स एंड गुड सर्विसेज बहुत है, तो हमने सर्विसेज की कुछ लिस्ट पढ़ ली थी और कुछ पेंडिंग है। सो आप में से कोई बता सकता है लास्ट में हमने कहाँ तक पढ़ा था? हाँ सर। जी। सर मैंने तो लास्ट क्लास नहीं किया था। रिकॉर्डिंग अपलोड किया है मैम। ओ, एक मिनट जाइए। हाँ, हमने यहाँ यहीं तक पढ़ा था, प्रमोटर वाला जो सुना, पैसे जो दिए जाते हैं एडवांस। सो नेक्स्ट हम शुरू करते हैं यहाँ से दोबारा। 42 नंबर, सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, state government, union territory, or local authority by way of allowing a business entity to operate as telecom service provider or use of radio frequency spectrum during period April 2016 on payment of license fee or spectrum fees। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने टेलीकॉम कंपनी को उनके स्पेक्ट्रम यूज करने के लिए राइट बेचे। किसने बेचे? सेंट्रल गवर्नमेंट पे। तो उस पे क्या है? जीएसटी नील। वैसे तो जीएसटी तो अप्रैल 16 में था भी नहीं। उसके बाद जो पेमेंट दिए जाते हैं उस पे जीएसटी नहीं लगता। ठीक है। नेक्स्ट आता है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन इनक्यूबेटी अप टू। इनक्यूबेटी क्या होता है पता है आप लोगों को? अप टू टोटल टर्नओवर 50 लाख रुपीज इन अ फाइनेंशियल ईयर सब्जेक्टेड टू द फॉलोइंग कंडीशंस। न्यू बिजनेस जो होते हैं ना, जो न्यू बिजनेस होते हैं, और एक इनक्यूबेटर एक एरिया होता है, जैसे एसीजेड एरिया वगैरह होता है, ठीक है। तो उसमें न्यू बिजनेस सेटअप किए जाते हैं, तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। कब तक? जब तक उनका टर्नओवर कब तक है? 50 लाख रुपीज तक। कितने तक? 50 लाख रुपीज तक है, तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। कंडीशंस दिए हुए हैं कि द टर्नओवर हैड नॉट एक्सीडेड 50 लाख ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एंड द पीरियड ऑफ 3 ईयर हैज नॉट बीन लैप्स। मतलब कि 3 साल और 50 लाख, अगर तीनों साल 50-50 से नीचे है तो जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, फोर्थ ईयर ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाए। 50 लाख हो गया ना? हाँ, 50 लाख से नीचे। मतलब अल्टीमेटली ये क्या होता है, इंक्यूबिटी वगैरह क्या होते हैं जो एक अभी भी हम एक कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, इंटरनल ऑडिट। उसके अंदर क्या है कि एसीजेड एरिया में बिल्डिंग बने हुए हैं, उस बिल्डिंग में एक ऑफिसेस है। वो ऑफिसर्स का मेन काम क्या है? एक्सपोर्ट करना। मेन काम क्या होता है? एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस करना। तो जब न्यूली कंपनी सेटअप है उसमें भी जीएसटी चार्ज कर दो तो थोड़ा बहुत इंपैक्ट आता है। इसलिए गवर्नमेंट ने उनको एग्जेम्प्ट किया हुआ है कि भाई आपको अगर इस एरिया से आप इंक्यूबेटिव में फॉल करते हो तो आपको जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। कब तक? अगर 50 लाख तक टर्नओवर है, पहले 3 सालों में 50 लाख से नीचे नीचे हो तो जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं। 4 साल के बाद तो फिर आपको नॉर्मल प्रोविजन अप्लीकेबल हो जाएंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग नितेश। कोई डाउट? नो सर। ओके। सो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको मुझे पढ़ाना ही है। इसके अलावा 3-4 और डेफिनेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे पढ़ाना है। तो पहले ये देखते हैं। ये एडवोकेट वाला सर्विसेज है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय, हम्म। सर्विस प्रोवाइडेड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल मतलब क्या होता है आपका? कोर्ट वगैरह जो होते हैं ना, वो जो सर्विसेज देते हैं जहाँ पे उसको। आर्बिट्रेशन होती है, हाँ हाँ। हाँ, तो वो क्या हो जाएगा? जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो एग्जाम्पल लिस्ट में हम्म, शामिल किया हुआ है। हम्म, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडेड हम्म, बाय एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी और अ बिजनेस एंटिटी विद एन एग्रीगेट टर्नओवर अप टू सच अमाउंट इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एज मेक एलिजिबल फॉर एग्जाम्पशन, मतलब 20 लाख रुपए तक। ठीक है। इस लाइन का मतलब क्या है? हम्म, सर्विस प्रोवाइडेड बाय एनी आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल किसको दे रहा है? ये कोर्ट किसको सर्विसेज दे रही है? किसी पर्सन को दे रही है। हम्म, कोर्ट, मान लो इन शॉर्ट में कोर्ट बोल देता हूँ। ट्राइब्यूनल मतलब क्या होता है? एक एरिया जहां बेंचेस ऑफ जज होते हैं। ठीक है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से नीचे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नीचे एक ट्राइब्यूनल होता है, राइट। उस ट्राइब्यूनल ने अगर कोई सर्विसेज दी है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय ट्राइब्यूनल किसको?
एनी पर्सन को, तो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। उसके बाद उसने अगर एक बिजनेस एंटिटी को दी है, कब तक? अप टू 20 लाख, जिसका टर्नओवर है, मतलब 20 लाख से नीचे ही है, ठीक है, तो भी क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। ठीक है। नेक्स्ट आता है, उसके बाद इन्होंने किसको सर्विसेज दी है? ट्राइब्यूनल ने किसको सर्विस दी है? टू सेंट्रल गवर्नमेंट, तो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। ठीक है, सिंपल वर्ड में, अगर ट्राइब्यूनल ने किसी इंडिविजुअल को सर्विसेज दी है तो एग्जेम्प्ट। ट्राइब्यूनल ने अगर किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस दी है जिसका टर्नओवर अप टू 20 लाख है तो एग्जेम्प्ट। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट को दी है तो एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट देखिएगा, ये तो हो गया ट्राइब्यूनल का। पहला पॉइंट क्या था? ये ए का चल रहा था, ए का 1 2 3। अब चल रहा है, देखिए, अब दोबारा पढ़िए, सर्विस प्रोवाइडेड बाई। अब बी पे आ जाइए। बी पे आ जाना। बाई अ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट और एन इंडिविजुअल एज एन एडवोकेट अदर देन सीनियर एडवोकेट बाय वे ऑफ लीगल सर्विसेज। कह रहा है कि ये क्लॉज, अगर एडवोकेट का जो फॉर्म होता है, ये सिंगल एडवोकेट प्रोप्राइटरशिप सर्विसेज किस किस को दे रही है? अगर वो किसी एडवोकेट को देती है, मतलब एडवोकेट फॉर्म, एडवोकेट लॉ फॉर्म या प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, किसको सर्विसेज दे रही है? किसी एडवोकेट को दे रही है या किसी पार्टनरशिप फॉर्म को दे रही है, पार्टनरशिप, तो क्या होगा? एडवोकेट्स की पार्टनरशिप, हाँ, एडवोकेट्स की पार्टनरशिप फॉर्म को। लीगल सर्विस, तो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। ठीक है। अगर वही पार्टनरशिप फॉर्म जो लॉ फॉर्म अगर किसी पर्सन को दे रही है तो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। हम्म। ठीक है। अगर किसी बिजनेस एंटिटी को दे रही है जिसका टर्नओवर कितना है? 20 लाख, हम्म। तो भी एग्जेम्प्ट है। याद करो, जब मैं आरसीएम पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट बताया था कि 20 लाख तक अप्लीकेबल नहीं होता। मैं जब डेफिनेशन ढूंढा तो मिल नहीं पा रहा था कि कहाँ पे लिखा हुआ है, वो यहाँ लिखा हुआ है। अगर आरसीएम में आते हैं आप लोग, आरसीएम मैंने पढ़ाया था कि अगर आप लोग आरसीएम किसी एडवोकेट से लेते हो लॉ लीगल सर्विसेज तो आरसीएम अप्लीकेबल होता है। लेकिन अगर उसका टर्नओवर कितना है, 20 लाख तक का है, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 20 उसमें लाख आरसीएम तक। नहीं लगेगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है। अगर अब वही लॉ फॉर्म किसी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को देती है तो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। ठीक है। एग्जाम्पल। मतलब इन शॉर्ट बोला जाए तो अगर कोई लॉ फॉर्म किसी एडवोकेट या किसी लॉ फॉर्म को सर्विस देती है तो एग्जेम्प्ट, किसी इंडिविजुअल पर्सन को देती है सर्विसेज तो एग्जेम्प्ट, किसी बिजनेस एंटिटी को अप टू टर्नओवर 20 लाख देती है तो एग्जेम्प्ट। गुड्स के केस में 40 लाख, हम्म। क्योंकि उन्होंने लिमिट बोली है, जितनी लिमिट है एग्जेम्पशन के लिए। ठीक है। और गवर्नमेंट को देती है तो एग्जेम्प्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये प्रैक्टिकल लाइफ में आता ही आता है। दोबारा देखिए, अब सी दोबारा पढ़िएगा, यहाँ पे क्या है? एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई, पहला क्या था? ए क्या था? ट्राइब्यूनल। बी क्या था? लॉ फर्म। अब सी आ गया, देखो यहाँ पे सीनियर एडवोकेट। सी में क्या कहना चाह रहा है कि अगर सीनियर एडवोकेट, यहां देखिएगा, अ सीनियर एडवोकेट बाय वे ऑफ लीगल सर्विसेज टू। अब अगर कोई सीनियर एडवोकेट लीगल सर्विसेज देता है, किसको देता है? एनी इंडिविजुअल, तो एग्जेम्प्ट। बिजनेस एंटिटी अप टू 20 लाख और 40 लाख एज द केस में भी, तो एग्जेम्प्ट। और सेंट्रल गवर्नमेंट को देगी तो एग्जेम्प्ट। अगर सीनियर एडवोकेट किसी लॉ फर्म को देगा तो एग्जेम्प्ट होगा। आंसर इज यस और नो? नो। सीनियर एडवोकेट ने, देखो अगर आप देखोगे यहाँ पे, सीनियर एडवोकेट ने अगर किसी इंडिविजुअल को दिया है तो एग्जाम्प्ट है, अगर सीनियर एडवोकेट ने किसी लॉ फॉर्म को दिया है तो एग्जाम नहीं है। ओके ठीक है जी। चले आगे। जी। तो ये क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल लाइफ के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें कुछ पूछना है? मैं दोबारा रिपीट करा देता हूँ इस सेक्शन को। देखिएगा, यहाँ पे इस क्लॉज में 9982 991 क्लॉज में ये कहना क्या चाहते हैं? कहते हैं 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट है, ये कहता है कि पहला ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल ने किसको सर्विसेज दी? एनी पर्सन को, फिर किसी बिजनेस एंटिटी को और गवर्नमेंट को, तो क्या होगा? एग्जेम्प्ट। बिजनेस केस में 20/40। ठीक है। फिर सेम सेम क्लॉज भी कहता है कि अगर किसी लॉ फॉर्म ने, गाइस ये वॉइस की प्रॉब्लम मुझे आ रही है या बाकियों को भी आ रही है बीच में अभी? मुझे तो नहीं आ रही है। अच्छा, मस्ट बी माय एंड। ठीक है। एक बार मैम एक काम कीजिए ना, वो दोबारा ज्वाइन कर लीजिए ना, या फिर
नेट इंटरनेट नहीं सर, कनेक्शन अब नहीं है? ठीक हो गई है। ओके, सर ठीक हो ठीक गया। हो गई है, अब वो ब्लूटूथ ही लाऊंगा। सो लॉ फॉर्म किसी पर्सन को देगी तो एग्जेम्प्ट। अगर लॉ फॉर्म अपने अपने लॉ फॉर्म को देगी तो एग्जेम्प्ट। लॉ फॉर्म किसी बिजनेस एंटिटी को देगी 20 लाख और 40 लाख तक तो एग्जेम्प्ट, और गवर्नमेंट को देगी तो एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट सेम आता है, अगर सीनियर एडवोकेट किसी पर्सन को देगी तो एग्जेम्प्ट, किसी बिजनेस अप टू 20 लाख 40 लाख देगी तो एग्जेम्प्ट, और गवर्नमेंट एंटिटी को देगी तो एग्जेम्प्ट। क्लियर है? सर ओके एक सर। क्वेश्चन है यहाँ पे। जी। हाउ विल वी डेजिग्नेट दैट दिस पर्सन इज अ सीनियर एडवोकेट? मैम क्या बोला, दोबारा क्वेश्चन मुझे। सीनियर एडवोकेट, ओके। मतलब, मैम सीनियर हाँ, एडवोकेट की डेफिनेशन होती हाउ होगी यू मैम, डिफाइन इट? हाँ, हाउ यू सीनियर एडवोकेट की डिफाइन? डेफिनेशन होगी मैम उसमें बार काउंसिल वाले में, इसमें नहीं दे रखा है। ओके, एक मिनट जाइए, चलो इसमें फिर है क्या, एक मिनट रुकिए। घर से निकलेगा तो। होना चाहिए, एक मिनट रुक जाइए, कहीं ना कहीं ये रहा। सीनियर एडवोकेट हैज बीन सेम मीनिंग एज असाइंड टू द सेक्शन 16 ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961। पढ़े? चलो एक बार पढ़ ही हम्म। लेते हैं सीनियर एडवोकेट की मीनिंग क्या होती है। हाँ, जब पढ़ रहे हैं तो फिर अच्छे से जान लेंगे ना कि हाँ, हम किसकी बात कर रहे हैं। जी जी। हम्म, सेक्शन 16। पूरे कमरे में पानी पानी है क्या? हाँ। रीड कीजिए। हाँ, okay, this act formally divides advocates into two classes, uh, senior advocates and other advocates. Completely standing at back. Based on the completely standing at the bar. Request is from the high legal ability. अच्छा, ये बार काउंसिल जो है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड, आपके केसेस और एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, के एडवोकेट्स को ये ऑप्शन दे सकती है कि हम आपको अब सीनियर एडवोकेट के उसमें दायरे में डालना चाहते हैं। लेकिन वो उसको अग्री करते हैं या नहीं करते हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर अग्री करते हैं तो वो सीनियर एडवोकेट की क्लास में आ जाएंगे। अब ये सीनियर एडवोकेट बिना जूनियर के, यानी वो उसके अपीयर नहीं हो सकता कोर्ट में, तो ही शुड हैव जूनियर्स वर्किंग अंडर हिम। तो सिंपल दिस इज व्हाट डेफिनेशन आई ये कहता अंडरस्टूड है, इज दैट। हाँ सिंपल डेफिनेशन ये कहता है कि जो सीनियर एडवोकेट होते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपॉइंट करती है, वो बोलती है कि आप सुप्रीम कोर्ट हाँ, बनने के लायक हैं। मतलब सॉरी, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट वो बोलते हैं कि आप सीनियर सीनियर एडवोकेट बनने के एलिजिबल है। इसके लायक है। लिए हाँ, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो किसी भी एडवोकेट को ऐसे नहीं चुनती, उनके जो नॉलेज होता है, स्पेशल नॉलेज, Based on the स्पीकिंग ability. एबिलिटी, मतलब Sir, based अल्टीमेटली, on the ability. हाँ अल्टीमेटली ये है कि जितना ज्यादा वो क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस होगा, देन वही सीनियर एडवोकेट बन सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दी इन्होंने कि आप जो नॉर्मल काम जो होते हैं बकातर ब्लॉक क्या बोलते हैं, पीओए, पावर ऑफ अटॉर्नी के अकॉर्डिंग जो केसेस वगैरह लड़ते हैं उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस है। ठीक है? जो हम्म, नॉर्मल लॉयर्स जो काम करते हैं बकातला क्या बोलते हैं उसको, वकालत लामा, वकालतनामा, सॉरी, वकालतनामा जो होता है वो भी फाइल करने पे इनको
रिस्ट्रिक्शंस है, सब्जेक्टेड टू परमिशन लेके करेंगे। अल्टीमेटली सीनियर एडवोकेट्स वो हो गए, अगर इन शॉर्ट बोला जाए तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उनको अपॉइंट करती है। ठीक है, कि आज से आपकी जो पदवी है, जो पद है, जो डिजिग्नेशन है, वो सीनियर एडवोकेट का है। आप नॉर्मल काम नहीं करेंगे, और करेंगे तो परमिशन लेके करेंगे। ठीक है, हम्म। किन से? इन्हीं से। हम्म। तो नॉर्मल जो होता है बार एफिडेविट काउंसिल बनाना, से। ड्राफ्टिंग करना, ये सब ये काम नहीं करेंगे। और ये अपीयर भी होंगे बार तो कुछ काउंसिल जूनियर से। अपीयर होंगे। हम्म। ठीक है मैम, तो चलते हैं ये आगे। बार काउंसिल से इनको परमिशन लेनी पड़ती। यस। सो ये क्लॉज बड़े अच्छे से हो गया है। नेक्स्ट कहते हैं ये क्लिनिक, जो आपका सर्विसेज बाय वे ऑफ क्लिनिक इन रिलेशन टू हेल्थ केयर ऑफ एनिमल और बर्ड्स इज एग्जेप्ट। जो भी क्लिनिक होता है ना, जो एनिमल का इलाज करते हैं या पक्षियों का इलाज करते हैं, वो क्या है? एग्जेप्ट है। ठीक है जी, वेटनरी, हाँ। उसमें जीएसटी नहीं लगेगा। नेक्स्ट आता है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी बाय वे ऑफ registration required under any law for the time being force, testing, calibration, safety check or certification relating to protection of safety of workers, consumers or public at large, including fire license required under the law for the time in force। मतलब जो गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन की सर्विसेज दे रखी है किस चीज के लिए? ये आपको फायर फायर रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, सेफ्टी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए जो भी रजिस्ट्रेशन फीस होती है उसमें जीएसटी नहीं लगेगा, और उसको टेस्टिंग करने के लिए भी जो फीस होगी नॉर्मल, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो एग्जेम्प्ट है। नेक्स्ट आता है टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइडेड और टू बी प्रोवाइडेड बाय टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, टेक्नोलॉजी बिजनेस। साइंस टेक्नोलॉजी। ये एक एरिया होता है नेशनल साइंस पार्क में, जहां पे ये लोग एक एरिया बना रखा होगा, उसमें अलग अलग बिजनेस का रजिस्ट्रेशन दे रखा होगा। ठीक है, तो उसमें जीएसटी नहीं लगेगा। अल्टीमेटली पता है ये क्यों दिया गया है? क्योंकि बिजनेस जो है ना, मतलब स्टार्टिंग में एक तो नए नए चीजें बिजनेस होते हैं, उसके ऊपर जीएसटी की मार लग जाएगी, तो इसलिए बेटरमेंट क्या है, गवर्नमेंट ने उसको कुछ एग्जेम्प्ट कर रखा है। एक तो नेशनल हित में भी है कि लोग वहां पे जाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, या स्किल डेवलपमेंट होगी, तो अलग अलग चीजों की है, तो इसलिए गवर्नमेंट अपने हित में या देश हित में रह करके इन्होंने क्या कर रखा है, इन चीजों को एग्जेम्प्ट किया हुआ है। ठीक है।
ओके, सॉरी, नेक्स्ट शुरू करते हैं। सर्विसेज ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी बाय वे ऑफ लेंडिंग ऑफ बुक्स, पब्लिकेशंस और एनी अदर नॉलेज इनहेंसिंग कंटेंट और मटेरियल क्या होगा? एग्जेम्प्ट। ठीक है, ये लाइब्रेरी वाले हैं जो बुक्स देते हैं ना पढ़ने के लिए और एक नॉर्मल फीस चार्ज करते हैं 500 1000 रुपये पर मंथ वाला, तो वो एग्जेम्प्ट है। सर्विसेज बाय एन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजर टू एनी पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड आउटसाइड इंडिया। सर्विसेज बाय एन ऑर्गेनाइजर टू एनी पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, अगर कोई एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया हुआ, ठीक है, तो नहीं, तो उसका जो ऑर्गेनाइजेशन करने की सर्विसेज है वो क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट। ये तो बढ़िया है। सर्विसेज बाय एन ऑर्गेनाइजर टू एनी पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड आउटसाइड इंडिया, ये तो बहुत सही है। मान लो मैं नितेश कुमार इंडिया में हूँ, दुबई में कोई एग्जीबिशन हो रहा है और तुम्हें मान लो कोई वहां पे स्टॉल लगाना है। नाम क्या तुम्हारा? प्रियांशु को कोई स्टॉल लगाना है, कहता है नितेश सर मुझे वहां पे स्टॉल लगाना है, आप अपनी सर्विसेज का बताओ। तो ये एग्जेप्ट क्यों कर रखा है? वैसे है तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो जाएगा मेरे लिए, प्लेस ऑफ सप्लाई बाहर हो गया, लेकिन नहीं, सप्लायर और रिसिपेंट दोनों इंडिया में है। ये बढ़िया है यार, ये तो, ये क्लॉज लोग पूछते हैं ऐसा बताओ कौन सी सर्विसेज जिसमें एग्जाम जीएसटी इस पर नहीं लगता भाई। बढ़िया है, तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है यार तो। चलिए, नेक्स्ट आता है आपका, या टूर टूर ऑपरेटर आप देख लीजिएगा, मुझे एक इंपॉर्टेंट है क्लॉज, दो तीन मैं वो पढ़ाना चाहता हूँ, एक हॉस्पिटल और एक टीचर वाला। अच्छा, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। टूर ऑपरेटर के बीच में कुछ वो आई थी, क्या बोलते हैं इसको, एग्जेम्पशन आया, तो इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। कल, हाँ कल कल भी तो उस पे एक वो आया है, टैक्स का भी आया है ना सर बजट में कल। किस चीज की बात कर रहे हैं मैम? कल जो सर बजट कल जो पेश हुआ है। बजट आया है उसमें उसमें इन्होंने मतलब इनकम, वो बैक दैट इज बेसिकली ऑन इनकम कि उसमें एक अपडेट है कि टूर ऑपरेटर्स, अगर आप ओवरसीज टूर पैकेजेस कर रहे हो तो उसमें आपको वो कुछ इनकम का वो एग्जाम्प्ट मिल रहा है वहाँ पे। वो आउटसाइड इंडिया हो रखा होगा इस चक्कर में एग्जाम होगा। मैंने अपडेट पढ़ी नहीं है, मैंने तो नॉर्मली इनकम टैक्स वाला देखा था और जीएसटी वाला भी। हाँ मैं इनकम टैक्स, ये इनकम टैक्स वाला ही था सर। अच्छा, मैं भी यही देख रही थी कल, हाँ। सो ये पढ़ी नहीं। एग्जांपल है आपका, देख लीजिए। टूर ऑपरेटर प्रोवाइड्स टूर ऑपरेटर सर्विसेज टू अ फॉरेन टूरिस्ट। फॉरेन टूरिस्ट मतलब बाहर का बंदा इंडिया में आता है, ठीक है, 3 दिन इंडिया में रहता है, 2 दिन नेपाल में रहता है, 2 days इन नेपाल, 3 days इन इंडिया। उसने कंसिडरेशन कितना लिया? 1 लाख रुपए लिया, ठीक है। सो नॉर्मली कैसे हो जाएगा ये? 1 लाख रुपए लिया तो 40 हजार हो जाएगा आपका, किससे रिलेटेड? नेपाल से रिलेटेड। एंड एड्रेस कितना हो जाएगा आपका? इंडिया से रिलेटेड। तो इसमें टैक्सेबिलिटी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि 40 हजार, डेट इज 1 लाख का 2/5 और 50,000, विच एवर इज लेस, तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 60 हजार। आप लोग इसके एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा, बड़े सिंपल सिंपल से। मैं एक बार आगे चलूंगा, मुझे एजुकेशन वाला जो है वो पढ़ाना है पहले, एजुकेशन वाला एंड एक दो और है, हॉस्पिटल वाला। देख लीजिए, ये आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, वो भी बहुत सारी चीजें एग्जाम्पल है, लाइक देखिए, सर्विसेज रिलेटेड टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट एंड रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल एक्सेप्ट द रियरिंग ऑफ हॉर्सेस। ये सब हॉर्सेस का रियरिंग बेचे जाते होंगे, इसलिए इस पर टैक्सेबल है, बाकी सारे एग्जेम्प्ट हैं। रियरिंग ऑफ हॉर्सेस फॉर फूड फाइबर फ्यूल रॉ मटेरियल और अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बाय वे ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एग्जेम्प्ट, हार्वेस्टिंग के लिए एग्जेम्प्ट, सप्लाई ऑफ फार्म लेबर करते हुए, एग्रीकल्चर के लिए अगर आप लोग मैन पावर सप्लाई करते हो, ठीक है, जो लेबर होते हैं ना, जो खेत में काम करते हैं, अगर उसका भी लेबर सप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रोसेस कैरिड आउट एट एन एग्रीकल्चर फार्म इंक्लूडिंग टेंडिंग प्रूनिंग कटिंग हार्वेस्टिंग ड्राइंग क्लीनिंग, मतलब ये आपके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड आप जो भी
एक्टिविटी करते हैं टिल प्राइमरी मार्केट, जो कि मार्केटेबल बनाने के लिए, मतलब किसी भी गुड्स को बेचने के लिए डायरेक्टली तो सीड आप बेचेंगे नहीं, ठीक है। सीड बेचने के लिए थोड़ा बहुत तो सफाई करना पड़ता है, तो जो सफाई करने की सर्विसेज है, मतलब उसको मार्केटेबल बनाने के लिए, मतलब बेचने योग्य बनाने के लिए जो भी काम करेंगे आप, सॉर्टिंग, ग्राइंडिंग, क्यूरिंग, कूलिंग में रखेंगे, तो वो सारा क्या है, एग्जेम्प्ट है आपका। रेंटिंग ऑफ लीजिंग एग्रो मशीनरी, जो बड़ी बड़ी मशीनरी होती है, लाइक ट्रक वगैरह जो, सॉरी ट्रैक्टर वगैरह जो होता होगा, या फिर धान को काटने के लिए जो मशीनरी यूज किए जाते होंगे, या उसको छानने के लिए जो प्रोडक्ट श्रेडर। होंगे, तो वो सारे के सारे अगर आप रेंटिंग करते हो तो एग्जाम्प्ट। अल्टीमेटली ये सारे किस चीज का है, आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड सर्विसेज है, और वो एग्जाम्प्ट है। carrying out an intermediary production process and job work in the relation to cultivation of plants and rearing of all life form of animal except the rearing of horses for food, ये सब क्या है, एग्जेम्प्ट है भाई। हॉर्सेस की जो रियरिंग है वो एग्जेम्प्ट नहीं, बाकी सारे एग्जेम्प्ट है। ये आपका क्या बोलते हैं, सर्विसेज बाय वे ऑफ प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, रिपिंग, वैक्सिंग, रिटेल पैकिंग, ये आपका जो वेयर हाउस नहीं होता जहाँ पे सामान रखा जाता है, वेयर हाउस सामान रखने वाला, कोल्ड स्टोरेज जिसे कहते थे, नॉर्मल लैंग्वेज में जिसे कोल्ड स्टोरेज कहा जाता है, वो सारे एग्जेम्प्ट है। हम्म। क्यों एग्जेम्प्ट है, क्योंकि ये क्या है, वेजिटेबल्स वगैरह अगर आप देखोगे, फ्रूट्स वगैरह के रख रखाव पे अगर आप जीएसटी लगा दोगे तो महंगा नहीं हो जाएगा। और ये सब चीजें जीवन जीने के लिए इंपॉर्टेंट है, नेसेसिटी है, नेसेसिटी है, असेंशियल है। तो इसेंशियल्स है, तो ये सब चीजों पे जीएसटी नहीं है। ओके। कोल्ड चेन के लिए भी है ऊपर ना, जी एसेंशियल। जी। कोल्ड चेन तो मेडिसिन में भी यूज होता है। हाँ तो अल्टीमेटली वही इसेंशियल्स हो गया ना, इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज एग्जाम्प्ट क्या होगा। हाँ हाँ। नेक्स्ट देखिए, सर्विसेज बाय प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ इशुएंस ऑफ पासपोर्ट और वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट, इन सब चीजों पे क्या है, जीएसटी एग्जेम्प्ट है। मतलब कि एग्जैक्टली। अगर इसकी फीस 1500 होगी तो उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होता, 1500 को 1500 ही लगता हम्म। है, राइट। हाँ हाँ। सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांट, क्या ये, ग्रांटिंग नेशनल परमिट टू ग्रांटिंग। गुड्स कैरीज टू ऑपरेट थ्रू आउट ऑफ इंडिया। अच्छा, ये नेशनल परमिट, जो गाड़ियों को जो नेशनल परमिट दिया जाता है, और उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं है। जो फीस होगी 10,000, 20,000, 50,000, 7,000, 10,000, उस पर जीएसटी नहीं है। कहाँ पहुंच गया। थ्रू आउट इंडिया। हाँ। सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, बाय लोकल अथॉरिटी, वे ऑफ नॉन परफॉर्मेंस, किसी चीज को करने के लिए, किसी चीज की फाइन के लिए, पेनाल्टी के लिए, अल्टीमेटली गाड़ी की पेनाल्टी है भाई, चालान के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। कह रहे चालान तो देते नहीं, जीएसटी कहां से देंगे। राइट टू यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस एग्जेम्प्ट। आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट, पढ़िए इसको। ये आपके किस चीज का पता है, ये स्कूल की जो एजुकेशन होती है, मान लेते स्कूल है, तो कुछ सर्विसेज जो स्कूल को देते हैं और कुछ स्कूल सर्विसेज देती है, वो तो उसके बारे में एग्जाम, जो जो एग्जाम है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर ये स्कूल है तो स्कूल में मिड डे मील की सर्विसेज देने वाले बंदे एग्जाम्प्ट है। स्कूल में अगर तुमने कोई लेबर सप्लाई किया लाइक गार्ड, वो एग्जाम्प्ट है। फर्दर स्कूल जो आगे सर्विसेज देती है अपने स्टूडेंट्स को, अपने स्टाफ को, वो एग्जाम्प्ट है। और स्कूल का मतलब क्या है, हाँ। 0 to 12th क्लास, ठीक है। अच्छा। आगे पढ़ते हैं, देखिए, सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ, क्या है, एग्जाम्प्ट। अगर स्कूल ने अपने स्टूडेंट को, फैकल्टी को और स्टाफ को कोई भी सर्विसेज दिया तो दैट इज एग्जाम्प्ट।
नेक्स्ट, सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फीस। कोई भी एंट्रेंस फीस होता है तो तुम लोग देखते होगे, आप लोग देखते हो कि एंट्रेंस फीस कराने के लिए कोई ना कोई फीस ले ली जाती है। लाइक हमारे स्कूल में प्री बोर्ड कराने के लिए 1000 रुपये फीस ले लेते थे, राइट? तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं है। क्लियर है? वैसे प्राइवेट स्कूल में हाँ, तो लेती होगी प्री बोर्ड कराने के लिए, घुमाने के लिए, कि आज आपको वहां पे लेके चलेंगे तो उसके लिए फीस इतनी लगेगी, पिकनिक लेके जाएंगे तो उसके लिए फीस इतनी लगेगी। आप लोग आपने सेमिनार कंडक्ट कराया तो सारे बच्चे 500-500 रुपए लेके आएंगे, 1000-1000 रुपए लेकर के आएंगे, तो सब क्या है? एग्जाम्पल। ये तो एंट्रेंस एग्जाम के लिए है ना सर? मैम ऊपर मतलब ये तो एंट्रेंस के लिए है, ये तो साफ साफ बोल दिया, मैं ऊपर की बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट, अच्छा। फैकल्टी, स्टाफ। हाँ। अच्छा, ठीक है। टू, दोबारा, सर्विस प्रोवाइडेड टू, अब देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अगर आप ये लाइन पढ़ेंगे यहाँ पे, अभी तक यहाँ पे क्या था? सर्विस प्रोवाइडेड बाई था, मतलब स्कूल दे रहा था ये सर्विसेज। हम्म। अब हाँ सर्विसेज हाँ। प्रोवाइडेड टू, हम्म, अब टू है, नेक्स्ट क्लॉज किसको है? टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मतलब अब हम स्कूल को दे रहे हैं, अब तक स्कूल हमें दे रहा था, ये दो सर्विसेज स्कूल ने हमें हाँ दी हाँ। है, अब स्कूल को दिया हम्म। जा रहा है। कौन कौन सी सर्विसेज दी जा रही है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट स्टूडेंट, हॉस्पिटल। फैकल्टी, स्टाफ। अब मान लो कि बस वाले जो होते हैं, बस वाले मंथली रेंटल तो लेते ही हैं कंट्रैक्टर्स। कुछ, हाँ। हर एक बच्चों से 1500-1000 रुपए की फीस ली जाती है, डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस। वो स्कूल को जाता है और स्कूल आगे फिर इसको पे करती है बस वाले को। तो भाई उसका कंट्रैक्टर को। कम से कम लाखों रुपए का मंथली जाता होगा, मैं सच बता दूं, लाख रुपए मंथली जाते होंगे बच्चों का आना जाना। हो सकता है 50-60 हजार रुपए, में नहीं मानता कितने होंगे। तो अगर मान लो किसी एक्स वाई एजेंसी ने 10 बस लगा दी अपनी, ठीक है, तो बच्चों का तो फीस वैसे भारी पड़ रहा है, जीएसटी और लगा दो, तो क्या हुआ कि हम्म, बस की सर्विसेज क्या होगी? अगर बस ने स्कूल को सर्विसेज दी है तो क्या होगा? उसमें जीएसटी नहीं लगेगा। नेक्स्ट आता नहीं है नहीं। कैटरिंग इंक्लूडिंग मिड डे मील स्कीम स्पॉन्सर्ड बाय द सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। याद करो, सरकारी स्कूल में मिड डे मील मिलता है, राइट? खाना बनकर आता है और बच्चों को लंच में बांटा जाता है। तो वो सर्विसेज जो भी मिड डे मील वाले होंगे, वो पैसे तो लेंगे अपने मील के, बट उसमें जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। नहीं ठीक है? करेंगे। और और पैसे कैंटीन वाला भी नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, स्कूल नहीं देती, मेरे ख्याल से सेंट्रल गवर्नमेंट देती है पैसे। हाँ, वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा स्कूल है। हाँ जी। तो प्लस दूसरी बात इसमें जो कैंटीन और जो कैफेटेरियाज होते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, उनको भी जीएसटी exempt रहता है। वो यस। केटरिंग वाले आ जाते हैं ना वो। हाँ। नेक्स्ट, सिक्योरिटी सर्विसेज, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग परफॉर्म इन द सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। मतलब गार्ड, ठीक जो है। गार्ड होते हैं स्कूल पे गेट पे खड़े, तो वो आउटसोर्स किया जाता है। ठीक हम्म। है? कैंटीन में अगर कोई हम्म। बंदा होगा तो क्लीनिंग हाउसकीपिंग के लिए जो बंदे रखे जाते हैं, जैसे झाड़ू लगाने के लिए कई स्कूल में रखे जाते हैं बंदे, तो वो कहीं ना कोई इंस्टीट्यूट देता ही होगा अपने बंदे। अगर खुद से पेरोल पे रख लिया स्कूल के पेरोल पे, तो सैलरी हो गया, तो जीएसटी लगेगा ही नहीं। लेकिन मान लो बोलते किसी एक्स वाई जी मैन पावर सप्लायर, उसने बोला कि भाई मेरे को 10 गार्ड चाहिए, ठीक है, 4 सफाई वाले चाहिए और 4 क्लीनिंग वाले चाहिए, तो वो तो अपने बिल 2 लाख रुपए लेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लो 10 गार्ड है, तो 20 हजार सैलरी, 2 लाख की ये बिल हो गया। अब 20-20 हजार के हम्म। 8, तो 3,60,000 पर मंथ का बिलिंग करेगा किसको? स्कूल को। तो क्या उसमें जीएसटी लगेगा? आंसर इज नो। ठीक है? नेक्स्ट आता है सर्विसेज रिलेटिंग टू एडमिशन, ओके। हम्म। सर्विसेज रिलेटिंग टू एडमिशन टू कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय द सच इंस्टीट्यूशन। अगर वो इंस्टीट्यूशन है, कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर एडमिशन से रिलेटेड सर्विसेज देती है या एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने की सर्विसेज देती है, तो उसकी फीस पे जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है? नेक्स्ट आता है नहीं लगेगा। सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल और पीरियोडिकल्स, उस पे क्या है? जीएसटी नहीं है। ठीक है? नेक्स्ट आ जाइए। नहीं लगेगा। Provided that nothing contained in the subclause 1, 2, 3 of the B shall apply to an educational institution other than the institution provided services by way of preschool education, education up to higher education। मतलब इन्होंने क्या बोल दिया? 12th क्लास तक ही मिलेगा ये सारा सर्विसेज। ठीक हम्म। है? हम्म। हम्म।
प्री एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक, मतलब 12th क्लास। चलिए जी, एक इंपॉर्टेंट खत्म हुआ अब आपका। नेक्स्ट पढ़ते हैं। सर्विसेज ऑफ एफिलिएशन प्रोवाइडेड बाय एन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। ये एफिलिएशन सर्विसेज की फीस होगी, जैसे कि मेरे स्कूल को रिकॉग्नाइज कर दो। सर एक एक क्वेश्चन है, आई मीन जस्ट अ लिटिल डाउट। जी, सर हायर सेकेंडरी इज टिल क्लास 10th, तो सीनियर सेकेंडरी इज टिल क्लास 12th, तो ये हायर सेकेंडरी तक की बात कर रहे हैं या फिर ये सीनियर सेकेंडरी ट्वेल्थ तक की ट्वेल्थ बात तक कर मैम, रहे हैं? 12th तक। ये रहा ना। 12th तक, ठीक है। हायर सेकेंडरी स्कूल लिखा है सर। हायर सेकेंडरी स्कूल तो 10th क्लास तक होता है। लेट मी चेक मैम, फिर मुझे जहां तक पता है कि ये 12th तक तो एग्जेप्ट है, खत्म हो जाएगा।